नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश भर के अंदर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा एक के बाद एक बड़ी रैलियां की जा रही है। और ऐसे में देश के अंदर फैले कोरोना को लेकर मंत्री ने किसानों पर ठीकरा फोड़ा है। इसी के साथ में आपको बताएंगे कोरोना के मामले को लेकर मंत्री के बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया भारतीय किसान की तरफ से आया है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बताएंगे महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, प्रधानमंत्री के दफ्तर तक है व्यापारियों की पहुंच। और इसी के साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। साथ साथ आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन के बीच में वित्त मंत्रालय ने रखा था कृषि संबंधित योजनाओं की बजट की कटौती का प्रस्ताव, लेकिन किसानों के आंदोलन के बाद सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा है। मोदी सरकार के लिए बुरी खबर आई है, जहां पर सरकार की खुल गई है पोल। और इसी के साथ में आपको बताएंगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से संसद कूच को लेकर जानकारी देते हुए पुराने सभी भ्रमों को दूर किया गया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की तरफ से किसानों को एक और तगड़ा झटका। दोस्तों क्या कुछ है, बड़ी खबर एक एक करके चलेंगे, सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के द्वारा किए जा रहे तीनों कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने के आंदोलन का करते हैं समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री अपने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहते हुए नजर आए कि देश भर के अंदर कोरोना के बढ़ने में शादी विवाह और किसान आंदोलन सबसे बड़ा वजह है। मंत्री जी के इस बयान के बाद कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि हर्षवर्धन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की रैली की तस्वीरें साझा करते हुए अद्भुत अप्रत्याशित बताते हुए रैली में आई भीड़ जो कोरोना का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही है, उसके गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं कर रही है, उसको उत्साह पूर्वक अपने ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन किसानों को लेकर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपको बता दें कि लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी, जिसमें लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बिना मास्क बिना सैनिटाइजेशन के पूरी तरह से कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती है, और देश भर के अंदर जो चुनाव के बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं उसमें तो वैक्सीन बट रहा है, लेकिन किसानों के आंदोलन में कोरोना फैल गया है। यानी स्वास्थ्य मंत्री के बयान को लेकर अब तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, कहा प्रधानमंत्री के दफ्तर तक व्यापारियों की पहुंच हो गई है और इस देश में व्यापारियों का शासन चल रहा है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में आयोजित की गई किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है। उन्होंने संसद घेराव की योजना को लेकर भी जानकारी दी है। इसी के साथ में उन्होंने महापंचायत में करीब 2500 किसानों के सामने अपनी बातें रखी है और इसी के साथ में आंदोलन को और तेज करने को लेकर भी आगे की रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि इसी के साथ में राकेश टिकैत ने कहा कि मई माह के मध्य में किसानों द्वारा संसद का घेराव किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश के अंदर किसानों को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और आज किसान आंदोलन आम लोगों का आंदोलन बन गया है। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर किसान आंदोलन के बीच में वित्त मंत्रालय ने रखा था कृषि संबंधित योजनाओं के बजट में कटौती का प्रस्ताव। आपको बता दें कि किसानों की हितैषी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून को लेकर जहां पर एक और देश भर में विरोध चल रहे हैं, वहीं पर वित्त मंत्रालय ने कृषि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे खाद्य सुरक्षा मिशन यानी फूड सिक्योरिटी मिशन हो या फिर इरिगेशन का मामला हो या फिर ऑर्गेनिक खेती का मामला हो, इन सभी योजनाओं में बजट में कटौती करने की मांग की गई थी। मंत्रालय ने दावा किया था कि इनमें से अधिकतर योजना से कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, खर्च करने से विभाग के खर्चे पर अतिरिक्त बोझ पड़ता जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को लाभकारी मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने वाली योजना के बजट को भी कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव की तुलना में काफी कम रखा गया है। आपको बता दें कि द वायर को मिली सूचना के अधिकार की जानकारी में ये बातें सामने आई है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किसानों के आंदोलन को चलता दे ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, जो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि किसानों के आंदोलन की वजह से हो सकता है कि किसानों के खिलाफ जो फैसले लिए जाने वाले थे उन सभी फैसलों पर थोड़े दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन इस तरह के सुझाव लगातार सरकार को मिल रहे हैं। देखते हैं इस पर मोदी सरकार क्या कुछ बयान देती है, क्योंकि किसानों का बजट कम करना कैसे किसानों की भलाई करेगा, इस पर जवाब तो बीजेपी के नेताओं को ही देना चाहिए। एक और जानकारी की माने तो प्रतापनगर के अंदर किसानों के आंदोलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अनाज मंडी खिजराबाद में किसानों को संबोधित किया और इसी के साथ में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी लड़ाई एक साथ चलेगी, यानी सभी किसान एक साथ मिलकर संसद कूच करने वाले हैं। किसी में भी कोई संदेह नहीं है, सभी मिलकर एकजुट हैं। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि कर्नाटका के आरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन जारी रही देश भर के अंदर, जहां पर एक और किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं पर तरह तरह के राज्यों के अंदर भी आंदोलन चलने का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में कर्नाटका के वेतन संबंधित मामलों को लेकर सड़क परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे
दिन भी राज्य के अधिकतर हिस्सों के अंदर बस सेवा प्रभावित नजर आई। सभी 4 वाहन निगम के अधिकतर कर्मचारी इस पूरे मामले को लेकर स्ट्राइक पर गए हुए हैं, जिसके कारण एक संकेत जरूर मिल गए हैं कि राज्य के अंदर 24,000 बसें चलती है, लेकिन इस तरह से एक साथ स्ट्राइक पर जाने के बाद सरकार भी समझ गई है कि इतनी सारी प्राइवेट बसों का इंतजाम नहीं किया जा सकता और यही बड़ा कारण है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पूरे मामले को लेकर कुछ और कदम उठाने के संकेत दे रहा है। हालांकि एक बात इससे ये भी निकलकर सामने आती है कि किसानों के आंदोलन के बाद से इस तरह के आंदोलन लगातार देश भर के अंदर चल रहे हैं, चाहे उनके वेतन का मामला हो या फिर और भी कई सारे मामले हो, सभी को लेकर किसान एकजुट अपना सवाल उठाने को तैयार है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि नेताओं का विरोध करने वाले लोगों को हरियाणा के मंत्री दलाल का जवाब कहा, हमारे पास भी कार्यकर्ता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब किसानों को धमकी दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, नेताओं का विरोध करने वाले हरियाणा के किसानों पर भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान देते हुए कहा कि हम टकराव नहीं चाहते, कार्यकर्ता हमारे पास भी है। साथ ही दलाल ने यह भी कहा, अन्य कई और मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि हमारे पास भी कार्यकर्ता है, यानी किसानों को सीधे तौर पर सचेत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप इस तरह के विरोध ना करें क्योंकि हमारे पास भी कार्यकर्ता है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है? इस तरह का बयान क्या धमकी भरा बयान है या फिर इसे आप किस तरह से देखते हैं? आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर मुजफ्फरपुर में किसान नेता राकेश टिकैत पर दर्ज परिवाद की सुनवाई 23 अप्रैल को होने वाली है। किसान नेता राकेश टिकैत के विरोध दर्ज परिवाद की सुनवाई गुरुवार को प्रभारी सीजेएम ने की है। मामले की जांच के लिए प्राथमिक श्रेणी न्यायिक दंड अधिकारी दीपक कुमार ने कोर्ट में मामले को भेजा गया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि कोर्ट में किसान नेता राकेश टिकैत के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया गया था। उन पर आरोप है कि 27 मार्च को किसान नेता ने राजस्थान के दौसा की महापंचायत में किसान आंदोलन के संदर्भ में धमकी भरा बयान दिया। 16 राज्यों की बिजली काट देंगे ये वाली चेतावनी दी है, जिसको लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि एक और अपडेट है, जहां पर प्रदेश भर के अंदर हड़ताल पर आढ़ती, जिसके कारण गेहूं खरीद काफी प्रभावित हो गई है। हरियाणा के विभिन्न अनाज मंडियों के अंदर आढ़तियों की हड़ताल के कारण कुरुक्षेत्र में मंडियों में साफ असर देखने को मिल रहा है। अनाज मंडियों के अंदर गेहूं तो जरूर आई है मगर उसे तुलाने वाला कोई नहीं है और इसी के साथ में अम्बाला शहर के अंदर भी नई अनाज मंडी में भी आढ़ती हड़ताल पर है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि किसान आंदोलन के बीच में मोदी सरकार ने किसानों को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल दोस्तों, इफ्को ने डीएपी खाद की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि करके किसानों पर बोझ बढ़ा दिया है। 1 अप्रैल से बढ़ी कीमतों के मुताबिक डीएपी खाद 50 किलो का बैग 1200 रूपए से बढ़कर 1900 रूपए हो गया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के 50 किलो के बैग की 4 किस्मों की कीमत अब 1350 रूपए से 1800 रूपए हो गई है और इसी के साथ में वितरकों को डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन पहले की तरह 480 रूपए प्रति टन मिलता रहेगा। आपको बता दें कि खाद की बढ़ी कीमतों को लेकर पंजाब व हरियाणा के किसानों में भारी रोष है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल का कहना है कि एमएसपी में मात्र 50 से 70 रूपए क्विंटल की वृद्धि करने वाली मोदी सरकार ने कीमतों को इतना ज्यादा फर्टिलाइजर में बढ़ा दिया है, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। इसी के साथ में किसानों ने कहा कि दिल्ली की सीमा पर हमारा संघर्ष लगातार जारी है और संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और इस तरह के फैसले लेने के बाद तो संघर्ष और ज्यादा मजबूती से तैयार रहेगा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 73 साल में सबसे महंगी और जालिम सरकार हर रोज किसानों पर करती नया वार, जो कभी नहीं हुआ वह जुल्म कर दिखाया। मोदी सरकार ने 700 रूपए का डीएपी खाद बढ़ाया, 1200 रूपए का डीएपी अब 1900 रूपए का हो गया है। मोदी जी पहले ही खेती की लागत 15,000 रूपए प्रति हेक्टेयर बढ़ा चुके हैं, सब याद रखा जाएगा। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो सीआरपीएफ के जवानों की सकुशल वापसी को लेकर देश भर के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और कई सारे लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को अभिनंदन भेजा है। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजापुर के तरेम में हुए नक्सली मुठभेड़ में अगवा किए गए सीआरपीएफ के जवान की सकुशल वापसी को लेकर मध्यस्थ टीम व पत्रकारों का आभार जताया है। नक्सलियों ने 6 दिन के बाद जवान को रिहा कर दिया। घटना के बाद नक्सलियों द्वारा अगवा किए गए जवान राकेश्वर सिंह को छुड़ाने के लिए 2 सदस्यीय मध्यस्थता टीम का गठन किया गया था। इसमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरया शामिल थे। इस दौरान मध्यस्थता टीम के साथ बस्तर के 7 पत्रकारों की टीम भी शामिल थी। वहीं पर आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में वैक्सीन नहीं, कोरोना के कहर के बीच वाराणसी के 60% टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इस तरह की भी जानकारी आई है। वाराणसी के चौका घाट स्थित जिला स्तरीय टीका वितरण केंद्र भी बंद कर दिया गया है। वहीं पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्याम प्रसाद ने बताया कि लखनऊ के अंदर वैक्सीन की आपूर्ति में भारी कमी है और इसी के कारण वाराणसी के अंदर भी काफी मांग है, लिहाजा कम डोज मिलने के कारण सेंटर्स को बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ में आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से जलवा दिखाया है और इसी के साथ में प्रदेश में बीजेपी के नेता जयराम रमेश
प्रदेश की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की है। 7 अप्रैल को 4 नगर निगम के अंदर हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भी बड़ी जीत हासिल हुई है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि कांग्रेस पार्टी को जिन वार्ड में सीट हासिल हुई है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। दरअसल दोस्तों पालमपुर में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 15 में से 11 वार्ड पर जीत हासिल हुई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीयों को एक वार्ड मिला है। इसी के साथ में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला स्थित नगर निगम में भी बढ़िया प्रदर्शन किया है। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो 12 करोड़ आबादी वाले महाराष्ट्र को सिर्फ 7.5 लाख वैक्सीन मिली है। प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण में राजनीति कर रही है मोदी सरकार, जनता सब देख रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा पेश किया जिसमें ये बताया गया कि महाराष्ट्र को 7.5 लाख खुराक दी गई है। उत्तर प्रदेश को 48 लाख और मध्य प्रदेश को 40 लाख, गुजरात को 30 लाख और हरियाणा को 24 लाख खुराक जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी इन आंकड़ों के बाद गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ मतभेद की तस्वीरें स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद केंद्र की मोदी सरकार अब घिरती नजर आ रही है। इस पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उसे आबादी के अनुपात में सबसे कम मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों की आबादी महाराष्ट्र के सामने काफी कम है। बावजूद इसके उन्हें ज्यादा मात्रा में वैक्सीन दी गई है। इसके सिवा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह का बिहेवियर क्यों केंद्र सरकार राज्य की उन सरकारों के साथ कर रही है जहां पर उनके विपरीत किसी और विचारधारा की सरकार है। ये सवाल जरूर खड़ा होता है। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने की परीक्षा पर चर्चा। राहुल गांधी ने इसी के साथ में पेट्रोल डीजल के खर्च पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को अब पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर चर्चा करनी चाहिए। आखिर जनता भी देखे कि प्रधानमंत्री के क्या विचार है देश में बढ़ती महंगाई को लेकर। क्या महंगाई रोकने में प्रधानमंत्री बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है या कर नहीं पा रहे हैं? दोनों ही मामले को लेकर प्रधानमंत्री को जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए कि आखिर देश भर के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। इसी के साथ में आपको बताते चले चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी को 24 घंटे का नोटिस भेजा है और जवाब तलब किया है। भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी को बीते 29 मार्च को दिए गए भाषण पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर नोटिस थमाया गया है। चुनाव आयोग ने शुभेंदु अधिकारी को 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। ममता बनर्जी के लिए कभी खास रहे शुभेंदु अधिकारी के बयान पर ये नोटिस उनको थमाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कदम उठाता है। और इसी के साथ में दोस्तों ऑक्सीजन बिना जमीन पर पड़े दिखाई दिए मरीज। टीएमसी बोली कहा ये है सोनार गुजरात तो सोनार बांग्ला हमको नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखी टिप्पणी करते हुए टीएमसी ने गुजराती वर्सेस बंगाली जैसा चुनाव बनाते हुए अस्मिता का मुद्दा उठाया है और कहा कि बंगाली बंगाल पर राज करेगा, किसी गुजराती को यहाँ की सत्ता नहीं मिलने वाली है। और ये मामला यही नहीं रुका, टीएमसी ने कई सारे वीडियो भी शेयर किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से गुजरात की विकास की पोल खोली जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी के नेताओं ने पीछे शेयर करते हुए कहा कि गुजरात मॉडल तथाकथित गुजरात मॉडल ऐसा ही है जहां पर लोगों के पास पर्याप्त बेड भी नहीं है अपने इलाज कराने के लिए। एक और अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री ने बयान देते हुए कहा कि नाइट कर्फ्यू ही काफी है, अभी लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ में दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा का बड़ा दावा, शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को राज्यपाल बनाने की चर्चाएं चल रही है। यानी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं तो कुछ तो फायदा मिलेगा ही और हो सकता है कि गवर्नर बना दिए जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों यूपी के पंचायत चुनाव में जहां पर उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, वहीं पर बिछड़ा गांव के बाहर ग्रामीणों ने बोर्ड लगाकर सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं को गांव में न आने के लिए कहा है और उस पर रोक लगा दी है। इसी के साथ में इसमें लिखा गया कि ठाकरों को जेल में डालने वाले एसपी बीएसपी वालों का गाँव में आना सख्त मना है। यानी अब उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले पंचायत चुनाव में इस तरह की तस्वीरें भी आ रही है। एक और अपडेट की माने तो पंजाब में आम आदमी पार्टी दल के नेता हरपाल चीमा का दावा, कहा सुखदेव सिंह ढींढसा आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आपके वरिष्ठ नेता व पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्डा और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढींढसा के बीच में बैठक हुई है, गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है। शिरोमणि अकाली दल के नेता को पार्टी में शामिल करने पर चर्चा की गई है। इसी के साथ में इस पूरे मामले को लेकर माना जा सकता है कि राज्य के राजनीति में ये बड़ा बदलाव है। इसी के साथ में दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर मिथुन चक्रवर्ती को चुनाव करने और चुनाव में वोट मांगने की इजाजत नहीं मिली है। चौथे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं और अब वोट डाले जाएंगे 10 तारीख को। लेकिन चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन डांस के महागुरु और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती को बेहला में रोड शो की
अनुमति नहीं दी गई। बीजेपी समर्थकों ने नाराजगी जताते हुए विरोध जताया है। नाराज बीजेपी समर्थकों ने थाने के सामने पहुंचकर विरोध जताया है। रोड शो की अनुमति नहीं मिलने के बाद ये अपडेट आ रही थी। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर ममता बनर्जी का चढ़ा पारा। कहा कि प्रधानमंत्री दिन रात हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से धर्म के आधार पर दिए गए बयान को लेकर उन्हें नोटिस मिला था, जिस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी ने सवाल खड़े किए और कहा कि प्रधानमंत्री दिन रात अपने बयान में समाज को विभाजित करने वाले बयान देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो पश्चिम बंगाल के अंदर 132 सीटों पर बीजेपी टीएमसी लड़ाई काफी कड़ी हो गई है। अब देखते हैं राज्य के चुनाव के अंतिम नतीजे क्या आते हैं। लेकिन उससे पहले 10 अप्रैल को 44 सीटों पर होने वाली वोटिंग भी काफी क्रूशियल है, क्योंकि अब लगातार फेज में चुनाव ज्यादा सीटों पर हो रहे हैं, जिसमें 10 अप्रैल को 44 सीटों पर, 17 अप्रैल को 45 सीटों पर, 22 अप्रैल को 43 सीटों पर चुनाव होंगे। और 8 चरणों के वोटिंग संपन्न होने के साथ ही 2 तारीख को 2 मई को रिजल्ट भी आ जाएगा। एक और जानकारी की माने तो बाबा रामदेव का सुझाव, कहा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इससे किसी को फायदा नहीं पहुंचता, बल्कि डबल डोज वाला उपाय अपनाना चाहिए। वहीं पर न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यह फैसला लिया गया। इसी के साथ में दोस्तों बिहार के मधुबनी कांड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के विधायकों पर आरोप लगाया है, तो बीजेपी के विधायकों ने टीएमसी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लालू राबड़ी शासन काल में बड़ी संख्या में नरसंहार हुए थे। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है कि इस तरह से नरसंहार को जस्टिफाई करने के लिए कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया जा सकता है, यानी यह एक लो लेवल की पॉलिटिक्स है जिसे समझना पड़ेगा। और बिहार के अंदर खासकर नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में हो रही राजनीति को लेकर कई सारे सवाल भी उठे हुए हैं। एक और अपडेट की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे, तो आखिर प्रचार क्यों कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने यह सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात को लेकर काफी ज्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में जिन लोगों से मुलाकात की है उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड के सितारों ने बैठक की थी, उनसे मुलाकात की थी, उस संदर्भ में है। और इसी के साथ में कई सारे और भी लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मंच पर दिखाई दिए, यानी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो एंकर ने पूछा कि कानून काले थे तो दिल्ली में लागू क्यों किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने करारा जवाब देते हुए कहा कि आप लोग बिके हुए हो, अडानी के सामने अपनी नाक रगड़ते हो, यानी मीडिया को करारा जवाब दिया गया है आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। जज ने कहा कि आरोपी से पूछकर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा, जो मामला चल रहा है उसे चलने दीजिए। इसी के साथ में दोस्तों तेजस्वी यादव पर मानहानि का मुकदमा करेंगे बीजेपी के एमएलए विनोद नारायण झा। और एक और अपडेट है जिसमें सीएम नीतीश कुमार के बाद अब चिराग को झटका देने की तैयारी में भाजपा। 60 से अधिक नेताओं की होगी घर वापसी। वहीं पर दोस्तों रोज हिंदू मुस्लिम करने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ पहले केस दर्ज होना चाहिए। ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए थे, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि कीमत और प्राइवेसी पर विचार किए बिना सरकार ने चुपचाप निजी कंपनी को बेचा वाहन संबंधित डेटा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निष्ठा संबंधित चिंताओं व विभिन्न अधिकारियों की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए देश के अंदर कई करोड़ नागरिकों के वाहन रजिस्ट्रेशन का डेटा बेचा है। इस तरह की जानकारी आई है। इसी में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाएगा। भोपाल में अनिश्चितकालीन के लिए बंद किए गए हैं छात्रावास। वहीं पर दोस्तों इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर ममता बनर्जी ने एक और बात कहते हुए कहा कि चाहे 10 नोटिस दो, लेकिन मतदाताओं को बंटने नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ में टीएमसी के लिए एक बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर उनकी कुछ सीटें आती है तो वह टीएमसी के साथ जाकर ही सरकार बनाएगी। इसी के साथ में ये सारी बड़ी अपडेट आती है, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।